अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। मुख्तसर वक्त में कोशिश होती है कि आपकी सेहत के हवाले से भी बात की जाए, समाजी मसाइल हों या माशरती मसाइल हों, उसको प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाया जाए। इसके साथ साथ आजकल मीशत जो है वो मौजूद गुफ्तगू है, हर तरफ आप देख रहे हैं, इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हम भी अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए इन मामलात पर गुफ्तगू करते रहते हैं और इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो ये जो इस वक्त मईशत की जो बेहतरी है, एक बहुत बड़ा इसके ऊपर सवालिया निशान है। और बारहा ये मैसेज करके पूछा जा रहा है कि अगर ये मईशत में ये जो अदाद शुमार दिखाए जा रहा है या शायरी अगर इतने बेहतर है तो वाक़तन उसका जो रिज़ल्ट है, जो उसका आउटकम है, वो नज़र क्यों नहीं आ रहा। और वो इस सूरत में नज़र आना चाहिए कि आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो। बहरहाल कोशिश करूँगा आगे चल के इसके ऊपर भी गुफ्तगू करूँ। आज का मौजू और प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है ये बहुत ही ख़ास है और बड़ा मुख्तलिफ होगा। इससे पहले भी हमारी कोशिश रही है कि आपकी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू करें, जिस्मानी बीमारियाँ हों, नफ्सियाती बीमारियाँ हों, एक सिलसिला भी हमने शुरू कर रखा है। हम आज ये पहला हिस्सा है, इस पहले हिस्से में ही आपकी नफ्सियात के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। मेहमान थोड़े से मुख्तलिफ हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे इन मामलों पर गुफ्तगू करें और साथ ही आपके जो सवालात हम तक पहुँचते हैं उसको भी प्रोग्राम में यकीनन शामिल करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान डॉक्टर अवैस लतीफ़ हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमारे साथ हिस्सा लेते रहे हैं। नफ्सियात के जो मामलात और मसाइल हैं उस पर उनसे गुफ्तगू होती रही है और आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर अवैस लतीफ़ को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया अवैस साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सलाउद्दीन अख्तर साहब, माहिर नफ्सियात हैं, डायरेक्टर हैं कराची अर्बन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के और इनके जो फादर थे डॉक्टर मुबीन अख्तर वो इसके फाउंडर थे और उनको पहली दफ़ा आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। आज उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले डॉक्टर अवैस आपके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए और अभी जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं मैं उसकी तरफ तो आगे चल के गुफ्तगू करूँगा। ताहम सबसे ज़्यादा जो सवालात मौसूल होते हैं वो एंजाइटी डिप्रेशन के हवाले से हैं और ये एक ऐसा मौजू बन चुका है कि हर शख्स ये जानना चाहता है कि इसके हवाले से क्या करने की ज़रूरत है। और इसके साथ एक चीज़ का इजाफा और करता हूँ कि हमारे यहाँ बखूबी इस बात से आगाह हैं कि ये जो सेल्फ मेडिकेशन का चक्कर है ना, ये जो टोटके किए जाते हैं और इसके अलावा जो कुछ किया जाता है, ये रूहानी सुकून हासिल करने के लिए जो रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, अच्छा इसमें थोड़ी सी तफरीक रखने की ज़रूरत होती है कि क्या नफ्सियात का मसाइल है, क्या वाक़तन रूहानी मसाइल हैं। हर शख्स ये समझता है कि जो नफ्सियाती मसाइल हैं वो भी रूहानियत से उनका कोई ताल्लुक़ है। शायद इस वजह से जो तदाबीर की जाती हैं उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। मज़ीद चाहूँगा कि इसके हवाले से ज़रा बात हो। जी, लंबा है डिटेल टॉपिक लेकिन है। जी डिटेल्ड जी टॉपिक है। लेकिन इसमें हम इसको ज़रा शॉर्टली ये कर सकते हैं कि देखिए एनजाइटी आजकल जो हमारा इन्वायरमेंट चल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, इस वजह से इन सारी चीज़ों को देखो तो एनजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब यकीन। एनजाइटी के अंदर किस तरह की चीज़ें आती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्योंकि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं होती कि डिप्रेशन क्या है, एनजाइटी क्या है और ये चीज़ें किस तरीके से बिल्कुल ठीक वर्कआउट है। करती हैं। मेन टॉपिक जैसे बेचैनी है, एक जगह आप बैठे हुए, आप एक जगह टिक के नहीं बैठे, मूवमेंट्स कर रहे हैं कंटिन्यू, इधर से उधर ये चल रहे हैं, घबराहट हो रही है, बेचैनी है, सर में दर्द हो रहा है, नींद की कमी है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ रहा है, चीज़ों में चेंज आप फील कर रहे हैं। बच्चों में भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं आजकल, पहले तो खाली बड़ों के अंदर इस तरह के इश्यूज़ थे, बिहेवियरल इश्यूज़ हो रहे थे, अब बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। फिर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो मियाँ बीवी के आपस के जो झगड़े हैं, ठीक है, उसका असर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा जी आता है। जी। ठीक है, तो आपस की डिस्ट्रीब्यूट जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर ये सारे मसले मसाइल ज़्यादा आते हैं, एनजाइटी डिप्रेशन ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और जिस तरह का हमारा आजकल इन्वायरमेंट चल रहा है, आप घर से बाहर जाते हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर का भी माहौल काफ़ी जी जी। टेंस है और घर के माहौल में भी बड़ा फ़र्क है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर ये डिप्रेशन और एनजाइटी जैसे मामलात बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक और है। इन्हीं ही सारी चीज़ों का हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर मुबीन अख्तर साहब का जो हॉस्पिटल है कराची अर्बन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, इसमें हम इन्हीं सारी चीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं और डॉक्टर साहब जो है इन सारी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं ठीक है। और ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट चल रहा है। और यही मामलात हैं जो आप घरेलू देख लें, अगर मियाँ बीवी का आपस में डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसका असर आने वाले ये नहीं है कि वो 10 मिनट की लड़ाई थी और 15 मिनट की थी और उसके बाद
वो आपस में नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग के ऊपर जो असर पड़ता है उसका, वो फिर वहीं तक महदूद नहीं रहता। और वो लोगों के भी 15 नफ्सियात साल, को 20 मुतासिर साल, करता है। 25 बिल्कुल ऐसा साल ही है और इवन के 30 साल बाद भी जी। उनके अंदर इस तरह की डिजीज पाई जाती है, जिसमें चिड़चिड़ापन, बच्चों में इरिटेशन बढ़ जाती है। और जब वो बड़े होते हैं, जब, क्योंकि हमारे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं जिनके अंदर हम ये देखते हैं, जब हिस्ट्री लेते हैं पता चलता है जी डिप्रेशन है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है जी, क्यों है, पीछे की हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि वो माँ बाप के आपस में लड़ाई झगड़े होते थे, उसकी वजह से वो सारी चीज़ें देख देख के वो चीज़ें दिमाग में बैठ गई। बिल्कुल अब वो तो हालात बेहतर हो गए, लेकिन वो जो चीज़ें थी वो उनके दिमागों में बैठ गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं डॉक्टर सलाउद्दीन साहब से ज़रा इस बारे में बात करूंगा। डॉक्टर साहब, वैसे तो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जिसके ऊपर हमें बात करनी है, लेकिन यहाँ से इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं ना लोगों के, वो इसी हवाले से आते हैं कि हर तरफ जिससे भी बात करें वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। एक स्ट्रेस का बढ़ जाना, जैसे भी अवैस भाई फरमा रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं एनवायरनमेंट की वजह से, वर्कलोड की वजह से, और बहुत सारे फिर हमारे और बहुत सारे इश्यूज इसके साथ जो है वो शामिल हो गए, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन, हाइपर एग्रेसिव होते हैं और बहुत सारे इश्यूज नज़र आ रहे हैं। कैसे कंट्रोल किया जाए? सवाल ये पैदा हो सकता है कि लोग ये पूछते हैं कि आप कहते हैं कि इसको जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करें, थोड़ा सा डी स्ट्रेस हो, लेकिन ये इन्वायरमेंट अलाउ नहीं कर रहा, फिर क्या करें ये बताइए। असल में शुक्रिया पहले तो आपका बुलाने का आज हमें और हमारी बात सुनने का। असल में हमारा तो जो 1970 से हमारे हॉस्पिटल हैं, तो अबाउट 54 ईयर्स माशाल्लाह हमें हो गए इस फील्ड को, और डॉक्टर मुबीन को तो उससे भी पहले 65-70 ईयर्स उनको हो गए। हम लोगों ने सबने अमेरिका से ही तालीम हासिल की, वहीं का बोर्ड किया हुआ है। बेसिकली मैं तो इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि समाजी उस पर तो लोग बात करते ही रहते हैं, ये मसला है वो मसला है। जो WHO के मुताबिक जो बात है ना, वो ये है कि एवरी 4th पर्सन हैज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इलनेस, दैट मे बी लेस और मोर, ज़्यादा भी हो सकती है और सिवियर भी हो सकती है। तो दैट मीन्स कि हर घर में कोई ऐसा शख्स है जिसको किसी माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है, उसको उससे रब्ता करना चाहिए। अब ये बात है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी क्यों, कैसे और इसका क्या, ये सवाल पैदा होते हैं। तो ये बात सही है कि एक तो बात मेडिकली ये है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी, तमाम नफ्सियाती अमराज जो हैं वो ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, उनके बैलेंस ख़राब होने की वजह से होते हैं। एक तो ये रिसर्च फैक्ट है कि न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, जी इम्बैलेंस होता है, केमिकल इम्बैलेंस होता है, जिसको उर्दू में कहते हैं कि जहन में कीमियाई तब्दीली का तनासुब बिगड़ जाता है, अगर उर्दू में बात कर लें तो। इस तरह वो उसके तनासुब बिगड़ने से, चूँकि सोच का, गुस्से का, मूड का, मिजाज का, हर चीज़ का केमिकल होता है, बैलेंस होता है उसका खास, तो वो बिगड़ता है तो आदमी की तबीयत ख़राब होती है। अब दूसरा ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ले लें कि एक बहुत अहम वो है कि कोई कॉज भी होती है, ठीक है ना, कॉज भी है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और आपका बॉस रोज़ाना आपको डांट रहा है तो देयर इज़ अ कॉज ऑल्सो। तो अगर आपको थोड़ा सा केमिकल इम्बैलेंस भी हो रहा है और कॉज भी है, तो ये मिल के आग और तेल वाला जो है ये आपकी जो इलनेस को बढ़ाएगा। अच्छा, ये भी होता है कि कोई कॉज नहीं है और बंदा डिप्रेस है, लोग कहते हैं जी वो नमाज पढ़ लो ठीक हो जाओगे, या घूमने चले जाओ ठीक हो जाओगे। मैं ये पूछता हूँ यार 105 किसी को अगर बुखार है तो उसको नमाज पढ़ाएंगे बुखार ठीक हो जाएगा? इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। बीमारी है ना, किडनी में स्टोन है तो हज करने से स्टोन चला जाएगा। हज करना बहुत अच्छी बात है, ये तो जितने कर सकते हैं करें, ये मैं नहीं कह रहा लेकिन मैं आपको सोच बता रहा हूँ, ठीक है ना। और नफ्सियाती अमराज में तो बहुत ही है, पहले पीर, फकीर, बाबा, तावीज़ गंडे, जिन भूत, ये सारे लोग कवर हो जाएंगे, बीमारी अच्छे तरीके से खराब हो जाएगी। उसको पक्की बीमारी करेंगे, हाँ पक्का करके लाएंगे 2 साल में कि सारे सिम्टम्स हो जाए। मतलब हमारी एक चेकलिस्ट होती है तमाम डिप्रेशन की, जैसे उदासी, मायूसी, गुस्सा, नींद, खुदकशी ख्यालात, खुदकशी के मंसूबे, जिंदगी ना जिंदा ना रहना, खुदकशी की ख्वाहिश, खुदकशी की अटैम्प्ट, ये सारे क्वेश्चनर हैं डिप्रेशन के। तो जब ये 90% मीट हो जाते हैं तब आते हैं। अगर शुरू में आ जाए ना उदासी, मायूसी, पहले 2 स्टेप, तो वी कैन हैंडल देम बेटर, बेहतर तरीके से उनको देख सकें और इलाज कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ जो 4 लोग बैठते हैं बहुत कहते हैं छोड़ यार तुम नफ्सियाती थोड़ी हो। बिल्कुल ऐसा ही। और इसके बरक्स में आपको बता दूं, अमेरिका में अभी मुझे एक बच्चा 7वीं ग्रेड में है, कनाडा से ऑनलाइन कंसल्टेशन करता है जी। और मेरी पैदाइश भी अमेरिका के, मैं आता जाता रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ। वहाँ रहना मैं पसंद नहीं करता इतना, लेकिन तालीम के लिए और दीगर ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ और आता हूँ। तो वहाँ पे तो जो स्कूल के अंदर काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और आप बच्चा चाहे इम्तहान में अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो ही कैन गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड टॉक कि वो क्या फील कर रहा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ पे सोसाइटी में इसको मायूब नहीं समझा जाता? हमारे यहाँ अगर मैं किसी को बताऊं कि मैं नफ्सियात के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वो सबसे पहले मुझसे कतई ताल्लुक करेगा, बिल्कुल मेरा सोशल बॉयकॉट होगा कि इसके साथ लेन देन नहीं करना, इसके साथ कोई डील नहीं करो, कोई कमिटमेंट नहीं, क्योंकि नफ्सियात के डॉक्टर के पास जा रहा है एंड लेबल्ड एज नफ्सियाती। तो ये कैसे खत्म करने की जरूरत है कि देखें, जैसे किडनी में पत्थर है, उसका इलाज कराते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक, किसी को पेट में गैस भी हो जाती है तो वो 10 डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। तो ये जो नफ्सियाती बीमारी हैं, ये दिमाग, जहन, ये जो बॉडी का हिस्सा है, सर तो बॉडी का हिस्सा ही है ना, तो बॉडी का ही बीमारी हुई ना, तो उसका इलाज हो जाता है। और आजकल तो लेटेस्ट दवाइयां हैं, अगर लेट भी आते हैं तो हम कर देते हैं इलाज, लेकिन टाइम पे आ जाए तो जल्दी, मतलब इतनी फास्ट दवाइयां हैं कि जल्दी आदमी दवाई लेके, ये एंजाइटी की बात कर रहे थे, बेचैनी, घबराहट। अच्छा, दूसरी बात एक बहुत अहम है कि कहाँ पे आदमी नॉर्मल से बीमार की तरफ आता है, व्हाट इज द लाइन, ठीक है ना। एक आदमी कह रहा है मुझे बेचैनी है, एक आदमी कह रहा है मैं उदास हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, कह दिया, लेकिन क्लिनिकली कैसे डिसाइड करेंगे कि आप डिप्रेस हैं? ये फासला एक सही का और डिप्रेस का फासला कैसे करेंगे आप? एक लाइन में बताता हूँ आपको। देखिए, अगर किसी शख्स की डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी है, कोई भी बीमारी है नफ्सियाती, अगर उसकी लाइफ, वर्क लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, ठीक है, और जो भी एक्टिविटीज और वो करता है वो डिस्टर्ब हो रही हैं ड्यू टू दोज सिम्टम्स, उन अलामात की वजह से उसकी जिंदगी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, इट मीन्स कि उसने स्टेप कर दिया है बीमारी के अंदर, इस बीमारी शुरू हो गई। जब तक वो, जैसे पूरा मुल्क कर रहा है, कोप कर रहे हैं, माशी, समाजी, पॉलिटिकल इश्यूज लोग कर ही है ना, आप भी बैठे शो कर रहे हैं, घर से आए, आराम से आए, यू नो, यू डीलिंग ऑल कर रहे हैं ना आप। जिस दिन आप प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे, जब मैं दफ्तर में जाके मरीज नहीं देख सकूंगा, उस दिन मैंने स्टेप कर लिया किसी बीमारी के अंदर, वहां से हम कह सकते हैं कि इस बंदे को इलाज की जरूरत है। उससे ब्लाइंड से पहले जो लोग हैं परेशान हैं लेकिन उसको डील कर रहे हैं, बिजी हैं, बिजनेस में मसाइल हैं लेकिन बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी लॉस हो रहा है, फायदा हो रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं लेकिन वो डील कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आया कि उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने सब चीजें उनसे मुश्किल हो गई, हाथ छोड़ दिए, परेशान हो गए, तो वहाँ वो बीमारी में ये फर्क है, ठीक और सही और बीमार। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि पहले ये समझ लीजिए कि ये कब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। हो सकता है कि सर दर्द हो रहा है इस तरह की, लेकिन जब आप काम उससे मुतासिर होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि वक्त आ गया है ट्रीटमेंट। और ये बिल्कुल उसी तरह जैसे जिस्म के, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि किसी भी हिस्से को अगर कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाते हैं और जाना चाहिए, लेकिन जब दिमाग के साथ कोई मामला या मसला होता है या सोचने समझने में अगर कोई फ़र्क आ रहा है, उसकी वजह से काम मुतासर होना शुरू हो रहा है, तो उसके लिए भी डॉक्टर हैं जिसको नफ्सियात का डॉक्टर कहते हैं, उससे रुजू करने में कोई मज़ायका नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब की जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा पूछेंगे कि कैसे सिलसिला स्टार्ट हुआ। और हमारे यहाँ तो बड़ी कमी पाई जाती है क्योंकि नफ्सियात के हवाले से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लोग डॉक्टर के पास जाना ही अच्छा नहीं समझते, और जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर डॉक्टर कैसे काम करे, ये ज़रा पूछूंगा। एक छोटी सी ब्रेक मैंने यहाँ पर लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम नफ्सियात के हवाले से मोहम्मद और मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर सलाउद्दीन अख्तर साहब, डॉक्टर अवैस लतीफ़, दोनों से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ का और इजाफा करना चाहूँगा, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ, जितने मेरे साइकियाट्रिस्ट दोस्त हैं, जितने भी फैमिली में लोग हैं, इस तरफ आने का इत्तेफाक कैसा हुआ? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और अब मैं लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, बड़ा लुक्रेटिव जो है वो एक वो बन चुका है प्रोफेशन, बट ये तो इसमें तो बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं, बड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं, कैसे इनिशिएटिव लिया? पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। असल में हाँ, यही हुआ कि मेरे जो वालिद हैं डॉक्टर सईद मुबीन अख्तर साहब जो हैं, उन्होंने 60s में अमेरिका गए और ये अमेरिकन बोर्ड साइकेट्री, वहाँ गए तो उनको साइकेट्री समाओ, फैमिली में कोई भी नहीं था तो उनको साइकेट्री उन्होंने सेलेक्ट की। यहाँ से वो लाहौर के कॉलेज से MBBS करके गए थे, तो उनको साइकेट्री उनको पसंद आई, उन्होंने साइकेट्री में बोर्ड कर लिया। फिर जब 70 में हम लोग 69 के एंड में जब वापस आए तो मैं 1-1.25 साल का था। खैर जब मैं बड़ा होता गया तो अब मैंने आके हमारे वाले ने 71 में हॉस्पिटल खोल लिया, एक छोटा सा खोल लिया,
उस ज़माने में तो छोटा ही था वो। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ था मैं उसको देखता था, जब मैं 12-13 साल का था तो पढ़ाई के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाके रिसेप्शन पे बैठा करो। मतलब उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। मुझे तो नहीं पता, अब सोचता हूँ तो पता चलता है कि मुझे सिखा रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट वगैरह सिखाना शुरू कर दिया। तो उनके साथ कर करके, और वो बड़ी डायनामिक, अभी उनका इंतकाल हुआ 6 महीने पहले, बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी थे कि मतलब एक वक्त में उन्होंने 400 का स्टाफ, 7 ब्रांचेस और पाकिस्तान का लीडिंग साइकेट्रिस्ट, और उसके साथ उनके साथ बहुत सारी उनकी चीज़ें और भी अटैच थी। वो सोशल वर्क करते थे, वो उर्दू पे उन्होंने एक तहरीक निफाज उर्दू बनाई हुई थी। वो कन्विंस कि अगर पाकिस्तान में उर्दू नहीं होगी तो हम तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि वो कहते हैं कोई मुल्क, सॉरी आपकी बात से थोड़ा सा निकल गया, कोई मुल्क भी दुनिया में अपनी मादरी जबान के बगैर तरक्की नहीं कर सका। तो उनके और भी बहुत सारे महाज थे, वो सब बड़ी उन्होंने करते थे। तो उन्होंने बाहर उनको देखा मैंने, तो वो एक उनको आइडियलाइज भी किया। फिर जब मैं प्रैक्टिकली उसमें चला गया तो फिर मैंने जाके मेडिकल भी कर ली और मैंने फील्ड में भी आ गया। फिर मुझे अच्छा प्रैक्टिस का मौका मिल गया। कोई 30-32 साल मुझे उनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया। ही वॉज द वन ऑफ द फ्यूज पाकिस्तान में जो स्टार्टिंग, जिन्होंने साइकेट्री स्टार्ट की। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने बोर्ड लगाया कि जी वो नफ्सियाती और इलाज और जिनसी और नशे का इलाज, साथ में उन्होंने लिखा तावीज़ घंटे, जिन भूत की अलामत। तो बाकी जो सीनियर डॉक्टर थे, जो कि सीनियर गवर्नमेंट के डॉक्टर थे, प्रोफेसर्स, ये क्या, ये कौन आदमी है, ये आ गया, ये क्या इसकी डिग्री विग्री है भी कि नहीं, ये क्या बातें लिख रहा है, डॉक्टर इस तरह तो नहीं लिखते। फिर आपने 10-15 ईयर्स वो डॉक्टर भी यही लिखने लगे। क्योंकि जो ये हम तावीज़ घंटे, जिनबूत में जो अलामत होती है ना, वो साइकेट्रिक इलनेसेस की अलामत है। एग्जैक्टली। ये कानों में आवाजें आना, चीजें नजर आना और वॉइस चेंज हो जाना। और जैसे ही बता रहे थे कि वो अभी एक लड़की हमारे यहाँ दाखिल है, वो कहती है मेरे अंदर जिन है, जिन से मैंने शादी की हुई है। अच्छा, जिन का होने से हमें कोई इतराज नहीं, कुरान में जिन का जिक्र है, लेकिन जिन का कहीं जिक्र नहीं कि वो लोगों पे चढ़ता फिरता है या घुसता फिरता है। अच्छा, दूसरी बात बड़ी मजे की, ये चले मान लेता हूँ कि जादू हो जाता है, लेट्स से मान लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से अमेरिका जाता हूँ, कनाडा जाता हूँ, इंग्लैंड जाता हूँ, वहाँ कोई जिन नहीं है। तो क्या जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, उसको वीजा नहीं मिलता, उसको का अलग जहाज है वो नहीं दिया जाता। अच्छा, जिन है तो कहाँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मैक्सिमम यहाँ पे है। यहाँ तक है, ये यहाँ के इलाके में जिन है और वहाँ नहीं है। अच्छा, अब जादू की भी सुन लिया आप मुझसे। बहुत अभी भी कल परसों एक लड़का आया हुआ था पेशेंट, वो मुझसे कहना है एक परी आती है मुझे, ही वाज डिस्क्राइबिंग, बिल्कुल सही कि कोई खूबसूरत लड़की है जो परी नुमा हम सोचते हैं, एग्जैक्ट आती है, मुझसे बातें करती है, मेरे साथ रहती है, बिल्कुल जैसे वो देख रहा है। और वो देखता है, चूंकि ब्रेन दिखाता है, बीमारी तो यही है ना कि ब्रेन शोज यू कि आंखों, अंधा भी है ना, तो ब्रेन उसको दिखा देगा, क्योंकि आप वो आंखों से नहीं दिखाता, वो ब्रेन दिखाता है। तो वो कहने का मेरे साथ बैठती है, बातें करती है, वो सारा दिन उसके साथ बैठता है, बातें करता है। तो उसकी अम्मी ने उससे कहा, बेटा ये जो तुम्हारी सहेली है, परी है, इससे कहो ये कप उठा ले तो मुझे भी यकीन हो जाए। लोग भी वो हो जाते हैं ना, घर वाले भी गए, क्या चक्कर है, कोई वाकई में कोई आ गया शायद। तो उसने कहा नहीं वो कप नहीं उठाएगी, उसे वो ऐसे काम नहीं करती। अच्छा, आ गया मेरे पास, मैंने कहा चलें एडमिट करते हैं, नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये वो। खैर मैंने उसको एंटी साइकोटिक दवा दी। 5 दिन बाद वो आया, कोई परी नहीं। हाँ, तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगा, जिन भी भाग जाएगा आपका। बिल्कुल ऐसा ही सारे मैं कहता हूँ जो जिन आपके ऊपर है वो मैं यही रख लूंगा। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो कहीं इस्लाम में इस तरह, और इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह मियाँ की तरफ से जितनी भी मखलूक हैं जिंदा, उनमें अशरफुल मखलूकात है। तो कैसे हो सकता है कि एक छोटी चीज किसी बड़ी चीज पे आ जाए, जिनकी होने से कोई इनकार नहीं, कुरान में जिक्र है, लेकिन उसकी पीछे आड़ में आप नफ्सियाती मरीजों को, पीरों को, फकीरों के पास भेजें, पीरों के पास भेजें, हकीमों के पास भेजें, इनके पास ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, ट्रीटमेंट पहले जमाने में होता होगा, हकीमों के पास होता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। जमाना आगे चला गया, फिर उनके और लोगों के पास भी ट्रीटमेंट हुआ करते थे, लेकिन जमाना बदल गया। अब रिसर्च बेस्ड दवाइयाँ हैं, FDA अप्रूव्ड दवाइयाँ हैं, बाकायदा एक दवा की कोई 1 लाख लोगों पर रिसर्च होती है, फिर उसको मुख्तलिफ उससे गुजारा जाता है और फिर उसको अप्रूव किया जाता है। थोड़ी तो अप्रूव होती है, तो जड़ी बूटी हम रख दें आपके सामने और कहें कि ये दवा है, तो हाउ डू वी नो कि ये कौन सा केमिकल है। ओके डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक कॉलर हमारे साथ है, अगर आपकी इजाजत है तो उनको शामिल कर लें जरा, 7 सवालों जवाब भी चलता रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, वैसे भी कैसे हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं नुमान बात कर रहा हूँ, ये खानेवाल से। जी जी फरमाइए। मेरा सिर्फ एक डॉक्टर साहब से प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था, जी तो मैंने सोचा कि कॉल कर लूँ। मेरा डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल है, ये कि ना मेरा भाई एक मतलब वेल सेटल था, उसको जब से उसको कारोबार में थोड़ी सी परेशानी आई है
तो वो ऐसा हो गया है कि ना जो हमारे चाचे हैं, जो नफसियाती टाइप का हो गया है, जो मेरे चाचे हैं उनसे भी बड़ी उम्र का लगता है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो इसमें थोड़ी सी रहनुमाई करें कि आप वो डॉक्टर साहब अपने थोड़ा कीमती मशवरा दें, कोई दवाई है या कोई मेडिसिन इसके कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उस सिलसिले में थोड़ी सी रहनुमाई मैं अभी मेहरबानी होगी। आपको इसका जवाब डॉक्टर साहब से लेके देते हैं। आप प्रोग्राम देखते रहें, इसी तरह फीडबैक देते रहें। डॉक्टर साहब, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन क्या पूछे? मैं आवाज कहते हैं कि बिजनेस उनके कोई कजन है, उनका है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़राब होना शुरू हुआ, तो वो ये समझते हैं कि शायद किसी ने कुछ करवा दिया या कुछ किया, और उसकी वजह से अब वो नफ्सियात का जो है मसाइल का शिकार हो रहे हैं। ज़ाहिर ज़हनी तनाव भी बढ़ता जा रहा होगा, और ये इंसान को चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर से फिर जो है वो सोचने पे मजबूर करती है, या बहुत ज़्यादा सोचों का शिकार हो जाता है। क्या करना चाहिए? देखिए, दो इसके पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू ने बताया। देखें, कारोबार तो है ही नफा और नुकसान का नाम। तो अगर नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेहनत करें, सोच कुछ और आइडिया सोचें, कुछ तरीका सोचें, लोगों से मशवरा करें, कारोबार तब्दील करें, कोई और मेहनत करें तो उसमें फ़ायदा भी हो सकता है। कारोबार तो सिर्फ प्रॉफिट होता रहे तो वो कारोबार थोड़ी खिलाता है, कारोबार तो है ही इसी की चीज़। तो कारोबार में बाकी ये है कि क्या रिस्क आपको मिल रहा है। मैं मेडिकल साइड पे भी आ जाता हूँ, कितना आपको रिस्क मिल रहा है और किस वक्त कितना मिलेगा, ये तो अल्लाह ताला ने तयन किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर रिस्क कम हुआ है तो परेशान नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए, नमाज रोज़ा करना चाहिए। अब मेडिकली अगर आप देख लें तो अगर मेडिकली कोई सिम्टम इसके वजह से आ रहे हैं, ठीक है ना, वजह कारोबार की कमी की वजह से या नुकसान की वजह से आ रहे हैं, तो वो क्या अलामात हैं, उसके लिए फ़ौरन बगैर किसी इंतज़ार के किसी मौलवी या बंगाली बाबा के बजाय माहिर नफ्सियात, किसी भी माहिर नफ्सियात के पास चले जाएं, वो खुद ही उसका कर लेगा फैसला कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या सिर्फ थेरेपी की ज़रूरत है, क्या काउंसलिंग की ज़रूरत है, या कोई मेडिकेशन थोड़ी बहुत दी जा सकती है, सपोर्टिंग के लिए दी जा सकती है। बातचीत से भी हो जाता है मसला हल, दवा भी दी जा सकती है। ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये खानेवाल से कॉल कर रहे थे, नंबर नोट कर लें, उसके बाद प्रोग्राम के बाद मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब से आप रब्ता करें। ऑनलाइन कंसल्टेशन ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। जी वही फरमाइए। जी, इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्ली सर्विस है, जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी कहीं से भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्ली एक वो है, आप ऑनलाइन हमें कॉल करें, और कॉल करने के बाद फिर हम मेडिकेशन TCS के ज़रिए पेशेंट तक हम पहुंचा देते हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए हम ये सर्विस दे रहे हैं। और साथ में हमारा स्कॉट सर्विसेज भी होती हैं, जो ज़्यादातर ड्रग्स वाले पेशेंट्स जो हैं या साइक से रिलेटेड है, साइकेट्रिक इश्यूज से रिलेटेड है, वो नहीं आ सकते हॉस्पिटल, तो फिर उसके लिए हमारे पास स्कॉट सर्विस होती है। उसमें हम ये करते हैं कि हमारा जो स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ जो हमारे पास, वो जाते हैं घर और जाके पेशेंट को रेस्क्यू करके ले आते हैं हम हॉस्पिटल, और फिर फर्दर जो भी ट्रीटमेंट होता है उसे कंटिन्यू किया जाता है। तो इसमें देखें जो मेन इश्यूज आते हैं वो नशे के अमराज आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, और माशाल्लाह से उसका ट्रीटमेंट भी पॉजिटिव रिस्पांस बहुत अच्छा है। पेशेंट है बड़ा वायलेंट भी होता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल होता है कि ट्रीटमेंट के वक्त भी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कोई रेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं दी जा रही है, या उसको कोई फिजिकली अब्यूज तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि कुछ सेंटर से रिपोर्ट पता आ रही है। तो लोगों को मैं चाहता हूँ ज़रा उनको ये क्लियर हो जाए कि एक्चुअली ट्रीटमेंट का मोड ऑफ ट्रीटमेंट है क्या, किस तरह ट्रीट किया जाए। देखिए, इसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट है, ड्रग्स का पेशेंट है, तो अक्सर जगहों पे देखा गया है कि मेरे भी कुछ हॉस्पिटल से रिलेशन रहे हैं, और उनके केयर ऑफ भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि वो होता ही है कि एक नशे के पेशेंट को लाया जाता है और उसको बांध के और उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो एक जगह पे कई सारे पेशेंट बंधे भी होते हैं, तो उनकी जो जितनी भी बीमारी हैं और अदर जो डिजीज़ हैं वो आपस में चेंज होती रहती हैं, एक दूसरे को लगती रहती हैं। तो वो नशे से तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर्ली मेडिकेशंस की नीड होती है, प्रॉपर्ली थेरेपी की नीड होती है, साइकोथेरेपी होती है, ताकि उनको बताया जाए कि नशे के नुकसानात ये हैं। और नशे करने वाला बंदा वैसे भी तन्हा रह जाता है, फैमिली से भी और माशरे में भी, क्योंकि एक नशा एक ऐसी चीज़ है इंसान को तन्हा कर देती है। उसी का इफ़ेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर भी होता है, जिनसे ये अपना नफ्सियात की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। नशे से बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि नशा आपके नफ्सियात के ऊपर बड़ा गहरा असर करता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट भी हम प्रॉपर्ली करते हैं। नशे के साथ साथ नफ्सियात का इलाज भी होता है, सिर्फ नशे का इलाज नहीं होता, नशे के साथ नफ्सियात का इलाज भी हम करते हैं, ताकि दोनों चीज़ें उसकी बेहतर हों, और फिर प्रॉपर्ली उसका एडमिट करके, और एडमिट करने के बाद फिर सबसे बड़ा इशू आता है बिहेवियरल इशूज़, इनमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
फिर ये भी देखना होता है कि कोई फर्दर डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि नशे के मरीज़ अक्सर जो इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको आपस में वो तो नहीं होता कि भाई डिस्पोजेबल सिरिंज लें, उनको तो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरी में डिजीज़ ये फैल रही होती है। तो इसको भी बड़ा फाइंड करना भी बड़ा एक वो होता है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो हमारे पास प्रॉपरली एक डॉक्टर पैनल होता है, हम यही आपस में डिस्कस करते हैं पहले पेशेंट लेने के बाद कि फर्दर क्या करना है, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। फिर इनके फूड क्वालिटी का बड़ा ख़ास वो होता है, क्योंकि नशे का जब विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं तो भूख भी ज़्यादा लगती है और खाने का भी जो सिस्टम होता है वो उसको देखा जाता है। हमारे हॉस्पिटल का ये है, कराची अर्बन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल का, कि हमारा खाना जो पेशेंट्स का है वो हॉस्पिटल के अंदर ही बनता है, हम बाहर से परचेज खाना नहीं करते। ठीक है, हाइजीन के ऊपर प्रॉपर्ली है। और दूसरा फिर हम खुद भी चेक कर रहे होते हैं कि किसी किस्म की कोई इस तरह की इनलेस तो नहीं है, कोई चीज़ें ख़राब तो नहीं है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है। और फिर वायलेशन की जहाँ तक बात है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक होता है ना कि जैसे बात है विड्रॉल्स होंगे तो पेशेंट गुस्सा करता है, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होता है, नो डाउट अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है और अगले को भी पहुंचा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो स्टाफ है वो सारा बहुत काबिल ट्रेंड स्टाफ है और इन सारी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से वो किया जाता है। फिर साइकोथेरेपिस्ट हैं जो उनकी स्पीच थेरेपिस्ट जो उनको सारी चीज़ें गाइड करते हैं। फिर गेम्स वगैरह का टाइम होता है, एक्सरसाइज का टाइम होता है, ताकि वो प्रॉपरली तौर पे फिट हो, मेंटली तौर पे भी रिलैक्स रहे और फिजिकली तौर पे भी रिलैक्स रहे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बड़ा वर्क कर रहे हैं। फिर दूसरे हमारा जो मेन इशू आता है वो ज़्यादातर हमारे पास आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं वो नफ्सियात के साथ साथ जिन्नात से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी करंटली हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक है, तो उसका कहना ये है कि उसकी शादी एक जिन जात से हुई, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वो नॉर्मलिटी की तरफ है, लेकिन जब वो जिन जात की बात आती है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, तो एग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ापन बहुत आता है। ठीक है, नफ्सियात के अंदर कानों में आवाज़ें आना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अब कान में आवाज़ आ रही है, इल्यूशंस हो रही हैं, फिर चीज़ें नज़र आना। अब जो पेशेंट जो चीज़ बता रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्यों? क्योंकि उसको सारी चीज़ें दिमाग दिखा भी रहा है और सुना भी रहा है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो चीज़ को समझ नहीं रहे होते, वो फिर नेगेटिव थॉट पे चले जाते हैं और वो चीज़ें जब ख़राब हो जाती हैं उसके बाद फिर वो डॉक्टर्स के पास हमारी मजबूरी हमारी एक तरह से बन चुकी है। और वैसे बहुत डिटेल टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे मामला पर बात करें। डॉक्टर साहब, आजकल तो हमारे यहाँ लोग बड़े पेशेंट हैं, डॉक्टर साहब ये कितनी देर में ठीक हो जाएगा? और फिर जब उनको ये पता चलता है कि ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ज़ाहिर ख़राब करने में तो सालों लगाए होते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि फ़ौरन से ठीक कर दें, ऐसे कितने केसेस आते हैं? ये भी थोड़ा सा बताएं। जी बता दूं, पहले मैं ये एडिक्शन वाली बात को थोड़ा सा और टच करना चाहता हूँ। अच्छा, पहले इलाज होता था कोल्ड टर्की, उसमें पेशेंट को दाखिल कर दिया जाता था और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, जिसमें उसको तकलीफ हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। एक ज़माने में ये होता था। फिर अब जो खास तौर पे हम लोग तो दो तरीके हैं दुनिया में इलाज करने के, एक DSM है जो कि ब्रिटिश है, एक ICD है जो कि अमेरिकन है। तो हम ज़ाहिर वहाँ के पढ़े हैं तो हम ICD यूज़ करते हैं। उसमें प्रॉपरली डायग्नोसिस होता है बीमारी का बाय द बुक और ट्रीटमेंट होता है बाय द बुक। तो इसको जो एडिक्शन के होते हैं उनको MBD कहा जाता है, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू एनी ड्रग, अल्कोहल, ओपियोइड्स, कैनबिस, सब्सटेंस अब्यूज सिंड्रोम। ठीक है, अब जो हमारा तरीका है, जो आप पूछ रहे थे क्या करते हैं हम लोग, अब इतनी अच्छी दवाइयाँ और इंजेक्शन आ गए, ना मरीज को बांधने की जरूरत है, ना उसको मारने की जरूरत है, ना उसके साथ बदअखलाकी करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ ये बैठे हैं, इन्होंने देखा है, हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं सारे वार्ड्स में। मेरे कमरे में उसका स्क्रीन है, कोई भी पेशेंट का रिलेटिव आता है, मैं 1 सेकंड में कैमरे सारे खोल देता हूँ, बिल्कुल ठीक है, कि दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई माहौल ही नहीं, वी कॉल इट अ रेस्ट हाउस, इवन साइकेट्रिक पेशेंट के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। तो मरीज देखें, मरीज को आप उसको बुरा तो समझ रहे हैं, लेकिन उसको भी तकलीफ हो तो वो भी तकलीफ में है, बिल्कुल ठीक है, चाहे नफ्सियात का है या एडिक्शन का है, बिल्कुल ठीक है तो वो भी तकलीफ में। जो भी उससे हो गया, अब तो वो भी परेशान है। तो हम तो सोचते हैं कि हमारे साथ इसने क्या किया, हमारा घर की जिंदगी तबाह कर दी, हमारे पैसे डबो दिए, हमारा पैसा गवा दिया, XYZ ना, लेकिन अब वो खुद भी परेशान है, उसकी लाइफ भी खराब है, चाहे साइकेट्रिक हो या एडिक्शन हो। तो वी नीड टू रियलाइज कि ये पेशेंट खुद भी परेशान है। इसने 2 लोगों को अगर चाटा मारा है तो सिर्फ वो लोग परेशान नहीं है, ये भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये भी परेशान है। तो जितना अच्छा माहौल, रिलैक्स माहौल, और जो भी इशू है, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, उससे दवा से आप जितनी 3 से 4 मिनट पे इंजेक्शन काम कर देता है। तो अब जो है ना, अगर कोई जबरदस्ती मरीजों के साथ करता है तो ये सही ट्रीटमेंट नहीं। और
डॉक्टर साहब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बड़ी डिटेल डिस्कशन है। आई एम श्योर कि जब नेक्स्ट टाइम हम होंगे ना साथ तो फिर बहुत सारे सवालात जो हैं जहन में उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करने की। और अब खुदा का शुक्र है लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें कौन से डॉक्टर से रुजू करना है और किस तरह इसका इलाज होगा। मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अवैस लतीफ़ साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, डॉक्टर सलाउद्दीन अख्तर साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और खुलकर गुफ्तगू हुई और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।